ईरान की जितनी कंड इंडिया ने लगाई है किसी ने भी नहीं लगाई। ईरान मुसलसल जगह देता रहा इंडिया को फॉर सम प्रॉक्सी थिंग। कुलभूषण यादव किसके पासपोर्ट पे आया था पाकिस्तान? मेरे साथ यासिर शेख साहब हैं। इस वीडियो में हम वो डाटा रिवील करने जा रहे हैं जो आज तक किसी चैनल ने ये बात नहीं की, और ये बहुत डीप दिफाई तज्जिया निगारों से हासिल किया गया जिसमें ईरानी सोर्स भी शामिल है। ईरान के अंदर कई साल से स्लीपर सेल काम कर रहे थे। स्लीपर सेल क्या होते हैं? ये वो जासूसी के नेटवर्क्स होते हैं जो बाकायदा तौर पर कई साल काम करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पाकिस्तान में आईएसआई काम करती है दूसरे मुल्कों में जो इंडिया इल्जाम लगाता है। तो ये सोए हुए एक्टिव हो जाते हैं। जब ये सोए हुए एक्टिव हो जाते हैं, इनका मकसद मुल्क के मफादात के लिए काम करना होता है। तो जिस मुल्क से ये आए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोसाद बड़े अरसे से काम कर रही थी ईरान के अंदर फॉर देयर इंटरेस्ट, और रॉ और ये दोनों मूदी और याहू ये यार हैं। तो ये किस तरह काम कर रहे थे और ये नेटवर्क किस तरह ऑपरेट हो रहा था और ये प्रॉक्सीज में यूज हो रहा था इवन अगेंस्ट पाकिस्तान ईरान के अंदर से। आज ईरान के अंदर जो इतने प्रिसाइज अटैक हो रहे हैं, किस कमरे में कौन कहां बैठा है, यासिर शेख साहब ARY के आला ओहदेदार हैं, ब्यूरो चीफ हैं। ये आपसे कुछ डाटा रिवील करेंगे कि ये इंतहाई सीक्रेट इंफॉर्मेशन डाटा है जो अभी तक किसी चैनल ने इस पर ना रिपोर्ट की ना डॉक्यूमेंट्री की, लेकिन वी हैव टू टेल यू कि ये स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं। पहले तो बताएं स्लीपर सेल होते क्या हैं। और इन्होंने ईरान के अंदर अभी धमाका हुआ है शाम को और इनके साइंसदान गाड़ियों में मारे गए। इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकती। ये कौन दे रहा है इसराइल को? देखिए डॉक्टर साहब, एज अ पाकिस्तानी हम सबको इस सारी सूरत जो हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं इस पे गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, और एज अ स्टेट हमें भी चौकन्ना होने की ज़रूरत है। इसराइल को आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा, कासिम सुलेमानी और उनसे पहले भी, और ये जो अब जो है मोहम्मद बाक़र सलामी, ये टॉप लाइंस पूरी की पूरी टॉप लाइन आर्मी की जो उनकी थी ईरान के पासदार इनकलाब की उधेड़ के रख दी, उनको शहीद कर दिया गया। और इसी तरीके से अब तक जो तादाद आ गई है एटमी साइंसदानों की शहादतों की, वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद की बनती है। और इतना मैसिव अटैक इसराइल ने किया, इसराइल कैसे कामयाब हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम कैसे ईरान का नकारा बनाया गया, ये सारा का सारा कैसे हुआ, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए कि जो प्रॉक्सीज वार है उसमें होता क्या है। इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अपनी तमाम ही इंटेलिजेंस यूनिट्स को इकट्ठा करके इसराइल के अंदर उन लोगों का इंतखाब किया, ईरान के अंदर उन लोगों का इसराइल ने इंतखाब किया कि जो ईरान के अंदर ईरानी शहरी होने के बावजूद डुअल नेशनैलिटी रखते थे, उनके दोहरे मयार थे, मुनाफिक थे, गद्दार थे। उन्हें पिक एंड चूज़ किया गया और उनको नाम दिया गया स्लीपिंग सेल्स का, कि जी वो, और उनको हर तरीके से फैसिलिटेट कराया गया, इवन के उनको अहम और कलीदी जिम्मेदारियां भी जो है वहाँ ईरानी निज़ाम नज़्म व नस्क और हुकूमत में दिलाई गई, ताकि वक्त के पड़ने पे जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जा सके। अब आपको देखना होगा कि 1973 किलोमीटर दूर से एक रॉकेट फायर होता है और वो सीधे का सीधा आके उस कंपाउंड में, जिसकी तस्वीर यकीनी तौर पे आप देख पाएंगे कि वहाँ जाके हिट होता है, और मोहम्मद बाक़र सलामी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ ईरान और उनके साथ पूरी की पूरी टॉप लाइन जो है टारगेट कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। इसी तरीके से जैसे इब्तिदान हमने कहा कि आपने ये देखा कि उनकी टॉप लाइन की जितने भी एटमी साइंसदान जो कि करीब थे कि वो ईरान को जो है एक एटमी पावर, सेकेंड इस्लामिक एटमी पावर बना दें, उनको टारगेट कर दिया गया। ये वो ही लोग हैं कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयर है। सर नीचे जो न्यूक्लियर इनका बना हुआ है उसके टनल्स की तस्वीर जी, उनकी मेजरमेंट्स, उनकी चीजें और साइंसदानों का एक एक डाटा, उनके बेडरूम्स, उनके बेटियों के नंबर तक। जी जी, ये इसका मतलब ये है कि स्लीपर सेल कहीं उनकी अंदर तक घुस गए, उनकी आर्मी तक घुस गए, उनको एक्सेस थी, ये इस लेवल तक ये घुस गए। और इससे पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सबक मौजूद है कि जो प्रॉक्सीज होती हैं या मुल्क के अंदर जब ये नेगेटिव हथकंडे स्टेट अगेंस्ट काम किए जाते हैं तो हाउ दे वर्क। देखिए कि इसमें ये इसी सवाल, डॉक्टर साहब के इस सवाल का जवाब मैं आपको देने लगा हूँ कि मोसाद ने तेहरान के अंदर क्या किया। तेहरान के नज़दीक उन्होंने एक खुफिया ड्रोन बेस कायम किया, जहाँ से एक तरफ से हमलावर ड्रोन भेजे गए और सेकंड लाइन से जिन ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और फ़ज़ाई
लॉन्चर्स ने, जिन्होंने बाहर से इसराइल के अटैक को रोकना था, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे आप कह लें सादा लफ्ज़ों के अंदर, उसको नाकारा बनाया गया। ये दो बेसिक स्ट्रेटजी जो है उन्होंने अडॉप्ट की, और ये सारी की सारी आपने देखा कि 200 के करीब तैयारों ने 37 मिनट से ज़्यादा ईरान के अंदर घुस के बमबारी की, और उस वक्त जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका 107 अहदाफ को इंतहाई कामयाबी से टारगेट किया। और उन अहदाफ में, जैसे कि डॉक्टर अफान साहब ने भी आपको बताया, कि वो मिसाइल स्टोरेज जितने भी उनकी जगहें थी उनको हिट किया गया, जहां से ईरान एटमी अपनी सारी सलाहियतों के ऊपर करीब था कि वो अनाउंस कर दे, उनको टारगेट किया गया, उनकी पूरी लाइफ को टारगेट किया गया। और अभी आपने देखा, शाम को हमने एक न्यूज़ आपसे शेयर की थी कि जिसमें 5 कार धमाके यके बाद दीगरे तेहरान के अंदर किए गए, और उसमें 14 मजीद एटमी साइंसदान को टारगेट किलिंग की गई। ये स्पेयर टैक्टिक्स है और सिस्टम छुपाने के लिए खुफिया मशीनी हथियार, ड्रोन कैटलॉग्स और एक्सक्लूसिव आलात ट्रकों और इमारतों के अंदर छुपाए गए थे, इसराइल ने छुपवाए थे, और जिन्हें बोडी नेटवर्क के तहत जो है ऑपरेशन के दौरान चालू किया गया। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क मोसाद ने जो है एक मुश्तरका वर्दी और एक माशी क्लिक में इन लोगों को जोड़ा, यानी कि आपकी आर्मी के अंदर भी उनको घुसाया, और उसके बाद वही बात जी हाँ के अंदर तक कि उनकी इंडियन आर्मी के अंदर भी घुसाया, उनकी इंटेलिजेंस के अंदर भी इन लोगों को घुसाया गया, और फिर उनके माशी जितने भी इदारे हैं उनके अंदर उनको बिठाया गया, और कीमती इंटेलिजेंस फॉलोअप ऑपरेशन जो है उनके ज़रिए करवाए गए। मोसाद और आईडीएफ जो इसराइली, इन्होंने जो आपस में जो मोसाद इनकी जो बड़ी इनकी एजेंसी है, और आईडीएफ इनका जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, फोर्स है, उन्होंने कम्बिनेशन बनाया, और इस कम्बिनेशन के ज़रिए फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसका अंजाम आपको और हमारे सामने है। अब मामला ये आता है कि ये हुआ कैसे। इसराइल ने ईरान के अंदर मोसाद के ज़रिए ड्रोन बेस कायम किया, मैं बता चुका। मकामी प्रॉक्सी एजेंट्स और हथियार जो है वहाँ छुपाए। ये प्रॉक्सीज अहम हदफ निशानों को, जो जैसे कि ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और फ़ज़ाई दिफा में हमलों में मददगार साबित हुई। इंटरनेशनल बेस से जो है इंफॉर्मेशन शेयर की गई, और फिर इनके लॉन्चर्स को भी अटैक किया गया, और इनके मिसाइल्स को भी गाइड करके उनको तबाह किया गया। ये जो ऑपरेशन है, इसको हाइब्रिड वारफेयर कहा जाता है। आप अगर इसको समझने की कोशिश करें कि जहां खुफिया नेटवर्क और फ़ज़ाई ताकत को इज्तमाही तौर पे यकजा करके आप दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, और आप बेस करते हैं दुश्मन के घर में, उनके लोगों में, उनको दोहरी शहरियत दिलवा के, उनको फैसिलिटेट करा के, उनको हुकूमतों के अंदर से कौन कर रहा था ये इंडियन प्रॉक्सीज भी? कलभूषण यादव इंडियन पासपोर्ट पे, ये ईरानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आया था। ये इसमें देखिए, ये मुसल्लमा हकीकत है कि ये ईरान को समझना होगा, बल्कि अब ना भी समझेंगे तो वक्त ने समझा दिया और इनको अकल दिला दी कि इनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो भारत साबित हुआ। भारत ने, अब आपको याद होगा, अगर आप सिर्फ डाटा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, सिर्फ 2023 से लेकर 2025 तक 5700 पासपोर्ट इशू किए गए, ईरानी शहरियत दी गई भारतीयों को। अब आप यहाँ से 5700, ये वो आदाद शुमार हैं कि जो ईरान की इमिग्रेशन के पास मौजूद हैं, कि किस तरीके से उन्हें बिजनेस वीज़ा और बड़े बिजनेस और के नाम के ऊपर, जाहिर बात है कि वही सारा कुछ, वही बड़े सगीर के अंदर जब वो मसाला बेचने के लिए यहाँ आए थे और फिर काबिज हो गए थे, तो यही वो सारा सिस्टम था जो उसको ईरान को वीकेंड करने के अंदर बड़ा कारगर साबित हुआ। और इसकी अगर थोड़ी सी और मज़ीद हम डॉक्टर साहब तफसील में जाएँ, तो इसराइल ने जो है मोसाद के ज़रिए जो है अपनी जो एजेंसी है, तेहरान, इस्फहान, किरमान और तब्रेज़ जैसे शहरों में जो है अंदरूनी ईरानी शहरियों और दोहरी शोहरियत के हामिल अफराद, और यही हमले हो रहे हैं सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं यही हो रहे हैं। इन अफराद को जो नाम दिया गया वो उनको स्लीपिंग सेल्स के तौर पे, स्लीपर सेल जो शुरू से करते हैं, सोते हुए सेल्स हैं, जब दिल किया जगा देंगे। तेहरान के मज़ाफ़ाती इलाकों में खुफिया ड्रोन कंट्रोल बेस कायम किया गया, जहां से खुदकुश ड्रोन्स को अहम अहदाफ की तरफ भेजा गया। ये वो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है जो कल आपको आने वाले वक्तों में, कल मीन के आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेशन के अंदर ईरान पब्लिश करेगा कि उनके साथ क्या हुआ, जो आज मैं और डॉक्टर अफान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साइबर हमले और रिमोट कंट्रोल धमाके, ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम अब चल रहा है, ईरान फेस कर रहा है। मोसाद ने ईरानी फौजी निज़ाम, बिजली तरसील के मराकज़ और रेडार्स पर साइबर हमले कराए। आपने देखा कि जब ये इनके त्यारे अंदर वहाँ जाके कार्रवाई कर रहे होते हैं, उस वक्त इनके रेडार्स वगैरह ये जैम कर चुके होते हैं। ये साइबर अटैक्स हैं जो इनके ऊपर कराए गए। अब इसमें जो आपने देखा कि कितनी आज़ादी के साथ इसराइली फ़ज़ाइया बिला रोक टोक के तेहरान के अंदर जाके उनके ऑयल डिपो को टारगेट कर रही है,
उनकी जो है फोर्डो के अंदर जो उनकी जो अच्छा, ये कई साल तैयारी की है इसराइल ने, इट्स डजंट हैपन ओवरनाइट। नो 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 सर, नो नो, इन्होंने इस बड़े पे अरसे साला से साल, तैयारी जी, तैयारी साला की है साल। और इसमें तबाही देखें, जंग में जितना मर्ज ईरान अटैक बैक कर रहा है, लेकिन ये बात फैक्ट है। इसीलिए आज पाकिस्तान ने एटम बम ना हासिल किया होता, मैं देखता ट्रम्प सीज फायर कैसे करा सकता था, जो हर जगह वो क्रेडिट लेता फिरता है। आपको एक चीज बचा गई, वो आपकी डिटरेंस है, वो आपका न्यूक्लियर वेपन है, और इसमें क्रेडिट जाता है जब वो अड़े रहे और बनाते रहे, और ज़ियाउल हक को, कदीर खान को, साहब को, भुट्टो को, नवाज शरीफ को, ये जिन्होंने सब किया, लोग सबको क्रेडिबल है। क्रेडिट ये जाता है। पाकिस्तान के बाकायदा इनका एहसानमंद होना चाहिए, और पूरी आपकी आर्मी की टॉप लाइन को होना चाहिए, का हमें होना हाँ, चाहिए। ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। जहां जहां जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, ये हाँ। किसी एक हस्ती को क्रेडिट स्पेसिफिक नहीं जाता, जिन्होंने भी न्यूक्लियर तक यहाँ पहुंचाया और एटमी धमाके हुए, इवन कर देना भी एक बहुत बड़ा, बड़ी उसके बात लिए है। भी जिगरा चाहिए था। अब देखिए डॉक्टर साहब, इसराइल ने अपने जो अहदाफ सेट किए थे, कितनी कामयाबी के साथ उनको अटेन किया, इस पे भी हम बात कर लें कि इसराइल ने अपनी इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए, याद रखिए कि बाहर के त्यारे उस वक्त कारगर हुए, या मजाइल अटैक उस वक्त कारगर हुए जब इंटरनली उन्होंने डैमेज ईरान को कर दिया। उनकी पूरी टॉप लाइन, जैसे मैंने कहा कि उड़ा के रख दी, उनके साइंसदानों को मार के रख दिया, उनके अहम तनसीबात को उड़ा दिया, उनके डिफेंस सिस्टम को लॉक कर दिया साइबर अटैक्स के जरिए। ये सारा अंदर से हुआ, अंदरूनी तौर पे हुआ। ईरान ने 3 टारगेट अपने सेट किए, इसराइल ने 3 टारगेट ईरान के खिलाफ अपने सेट किए थे, जो कि उसने अटेन कर लिए हैं, कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल करने से रोकना। आपने देखा कि नतन्स के अंदर, फ्रोडो के अंदर, इनकी तमाम तर जो बेसिक जो एटमी पावर्स थे, पावर हाउसेस थे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। सिपा पासदारान इनकलाब जो इनकी आर्मी है, IRGC को कमज़ोर करना था, आपके सामने उनकी टॉप लाइन उड़ा के रख दी, और वो बिल्कुल आपके सामने जो भी है, वो मुझे बताने की इसमें मज़ीद ज़रूरत नहीं। खुफिया प्रॉक्सी नेटवर्क के ज़रिए दाखिली तौर पे इंतशार भी पैदा किया उन्होंने, और उसे कमज़ोर भी कर दिया, जिसके कमज़ोरी को हमने देखा कि किस तरीके से ईरान की सिर्फ बयानात के हद तक सूरत हाल रही, और उसके बाद परखच्चे उड़ गए। मुसाद को एक दाखिल होकर तबाही की अलामत बना दिया उन्होंने, कि मुसाद ने ईरान के अंदर एक्सेस लिया और उनके लिए तबाही का जीना बन गई। ये वो 4 अहदाफ थे जो इसराइल ने टारगेट सेट किए थे और अटेन कर लिए। जनाब, जब पाकिस्तान की बात आती है और अंदर से आप पाकिस्तानियत के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, स्टेट को अटैक करते हैं, अपनी यूथ को अटैक करते हैं, स्टेट इदारों को अटैक करते हैं, एक चीज़ याद रखा करें, मोदी बैठा है और मोदी के साथ याहू बैठा है, और ये अगली बारी वेरी क्लियर, याहू तो कह चुका है अपने 3 इंटरव्यूज में भी कि ईरान है और फिर पाकिस्तान है, ये अरबियों ने ना बचाने आना है। सऊदी अरब अभी क्या कर रहा है बैठा, ठीक है, अमारात, कतर, सवाए बयान दागने के, और इनकी जो पस्ती है, या इन अरबियों की पस्ती इसरार साहब भी बता गए। ये देख लें कि ये इतने पस्त हैं कि 2 साल कैंप्स के अंदर बच्चे जलाए जाते रहे, ये याहू जलाता रहा, इनको शर्म नहीं आई, और इन्होंने बाल खोल दिए अपनी लड़कियों के। पूरी अरब दुनिया तमाशा देखती रही। आज भी देख लें, ईरान के साथ जो हशरी लगी हुई है, उर्दन अपने एयरबेसिस दे रहा है, उर्दन उनके ड्रोन्स, ईरान के ड्रोन्स को रोक रहा है, और अपनी फजाई हदूद को जो है बाकायदा तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उनसे खुला छोड़ा हुआ, उधर से आने देता है, यहूद को आने देता है, ईरान जब अटैक करता है तो उर्दन गिरा देता है। कितनी बगैरती है। यही वो हरकत इराक कर रहा है, इराक भी सेम उसी पेज के ऊपर है। और ये उर्दन हो, इराक हो, ये जितने ममालिक हैं, अनफॉर्चुनेटली इनके पास अमेरिकी जो एयर बेसिस अड्डे बने हुए हैं, जो वहां से उड़ते हैं और सीधा जाके कभी किसी, और अभी शाम भी आगे यही होगा। और अगर ईरान पे कैप्चर हो गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले इराक से, ठुठू। आज अगर ईरान को भी ये इल्जाम लगा के यहाँ वेस्टर्न कोलोनाइजेशन हो गई और डिस्टेबलाइज कर दिया गया, अब शाम इज नॉट शाम, शाम वेस्टर्न कॉलोनी है। अगर इसी तरह आने वाले वक्त में ईरान भी वेस्टर्न कॉलोनी बन गया तो अगला किला किसको है? पाकिस्तान को। ये समझ जाएं। और पाकिस्तान की तरफ तो एक तरफ से हमला आवर नहीं होंगे, दूसरी तरफ से मोदी होगा, इधर से ये होंगे, तो हम खड़े कहाँ होंगे? खुद सोचें, खुद। ये आज ये बातें बताने का मैंने एक जिंदगी दी है जर्नलिज्म को। यासिर साहब, हम बड़ी अरसा से जिंदगी लगाते आए हैं और इन पढ़े लिखे इंटेलेक्ट वाले तज्जिए देने का मकसद आपको यही है कि होश के नाखून ले लें। इसमें डॉक्टर साहब देखें, एक बड़ी बात समझने की है कि इसराइल ने अपनी जो मेजर इनकी एजेंसी है मोसाद, खाली मोसाद का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी मोसाद के साथ साथ अमन जो है उनकी, उसको भी इस्तेमाल किया गया, शाइन बेट को भी इस्तेमाल किया गया, और फिर एक मरकज़ी यूनिट बना के ईरान के अंदर उन्होंने ऑपरेशंस किए कामयाबी के साथ।
कई ऐसे मुसाद ने अपने इन पूरे नेटवर्क ने हमले कराए कि गैर रस्मी किसी रस्मी ऐलान के बावजूद कि नहीं किया उनका, और उन्होंने अंदरूनी एजेंटों के ज़रिए वो टारगेट अटेन किए। आपको पूरी तारीख मिल जाएगी कि ईरान के अंदर कितने बड़े बड़े धमाके हुए, कितनी बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई, वो सब अनस्टेबल करने के लिए कि ईरान माशी तौर पे ज़रा सा भी खड़ा होने की कोशिश करता, उनके हालात ख़राब करा दिए जाते। और यही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, देखना पड़ेगा।